एक बोइंग 747 जिसमें 524 लोग सवार थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। प्लेन 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्मूथली फ्लाई कर रहा था जब अचानक एक ऐसा मोमेंट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक जहाज की टेल हवा में ही अलग हो गई। एक सेकंड के अंदर ही सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। फ्लाइट क्रू के पास न कंट्रोल्स बचे थे न डायरेक्शन का कोई कंट्रोल। कॉकपिट में पायलट्स सिर्फ स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन प्लेन उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। केबिन के अंदर हालात और भी खराब थे। ऑक्सीजन कम हो रहा था, एयर प्रेशर गिर चुका था, लोग पैनिक में थे, हर तरफ डर और कंफ्यूजन था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, इतनी सीरियस सिचुएशन के बावजूद ये जहाज 45 मिनट तक हवा में कैसे टिका रहा, जबकि टेक्निकली उस वक्त इस प्लेन के पास किसी भी तरह का कंट्रोल ही नहीं बचा था। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये कहानी है इंसानी हौसले की, एक मैसिव इंजीनियरिंग फेल्योर की और एक ऐसी फ्लाइट की जहां पायलट्स ने इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी हार नहीं मानी। और ये थी जापान एयर 123। 12 अगस्त 1985 एक नॉर्मल सा दिन लग रहा था। जापान एयरलाइंस का एक बोइंग 747 टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर खड़ा था, जहां पैसेंजर्स धीरे धीरे ऑन बोर्ड हो रहे थे। बिल्कुल रूटीन फ्लाइट जैसा माहौल था। प्लान सिंपल था, सिर्फ 1 घंटे बाद टेक ऑफ और फिर सीधा ओसाका की तरफ रवाना। टोक्यो से ओसाका का रूट वैसे भी जापान के सबसे बिजी रूट्स में से एक है। रोज हजारों लोग ये सफर करते हैं, लेकिन उस दिन कुछ अलग था क्योंकि यह वक्त था ओबोन हॉलिडे सीजन का। इसलिए एयरपोर्ट पर आम दिनों से ज्यादा रश था। किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह नॉर्मल सी लगने वाली फ्लाइट कुछ ही देर में हिस्ट्री की सबसे खतरनाक एविएशन एक्सीडेंट्स में से एक बनने वाली है। हानेडा एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट की इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद जापान एयर 123 में टोटल 509 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड हो गए। क्रू के लिए यह बिल्कुल एक रूटीन फ्लाइट थी। सब कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के मुताबिक हो रहा था, लेकिन जो लोग उस प्लेन में बैठ रहे थे उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस जहाज में वो सफर करने जा रहे हैं उसमें एक पुरानी टेक्निकल कमजोरी छुप कर बैठी है। एक ऐसा डेंजरस फॉल्ट जो इतना हिडन था कि न पायलट्स को उसका पता था और न ही फ्लाइट इंजीनियर को। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम मौजूद थी जो किसी भी वक्त डिजास्टर में बदल सकती थी। और इस सब के बीच बिजी शेड्यूल की वजह से ये बोइंग 747 आज अपनी 6th फ्लाइट के लिए रेडी था। मतलब प्लेन पहले ही पूरा दिन काफी फ्लाइट्स कंप्लीट कर चुका था। अब अगर कॉकपिट क्रू की बात करें, फ्लाइट को लीड कर रहे थे 49 साल के कैप्टन मसामी ताकाहामा, जिनके पास करीब 12,000 फ्लाइट घंटों का जबरदस्त एक्सपीरियंस था। उनके लिए यह एक और रूटीन फ्लाइट थी जिसे वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर रहे थे। उनके साथ थे 39 साल के फर्स्ट ऑफिसर युताका ससाकी, जिनकी कैप्टन बनने की प्रमोशन प्रोसेस पहले से ही चल रही थी। ये फ्लाइट उनके करियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उन्हें अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करनी थी। उनका टोटल एक्सपीरियंस लगभग 3,900 फ्लाइट घंटे था। और तीसरे कॉकपिट क्रू थे 46 साल के फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी फुकुदा। उनका रोल पायलट्स के पीछे बैठकर एयरक्राफ्ट के टेक्निकल सिस्टम्स पर नजर रखना होता है। तीनों एक्सपीरियंस्ड थे, सब कुछ प्रोफेशनल लग रहा था, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद इन तीनों को एविएशन हिस्ट्री के सबसे टफ टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। शाम के 6:04 जापान एयर 123 के दरवाजे बंद कर दिए गए और कॉकपिट से क्लियरेंस मिलते ही पायलट्स ने जहाज को धीरे धीरे रनवे 15L की तरफ टैक्सी करना शुरू कर दिया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे एक और रूटीन टेक ऑफ होने वाला हो। टोक्यो से ओसाका तक का यह सफर ज्यादा लंबा नहीं था, सिर्फ 1 घंटे 12 मिनट की फ्लाइट। मतलब प्लान यह था कि जैसे ही जहाज अपनी क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड 24,000 फीट पर पहुंचेगा, उसी के बाद थोड़ी देर में डिसेंट की तैयारी भी शुरू कर दी जाएगी। यानी फ्लाइट काफी शॉर्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। टोक्यो में उस वक्त वेदर बिल्कुल क्लियर था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि जापान के कुछ हिस्सों में उस दिन थंडरस्टॉर्म्स आ रहे थे। इसी वजह से पायलट्स को एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो डायरेक्ट टोक्यो से ओसाका का रूट फॉलो न करें, बल्कि सेफ्टी के लिए ओशन के ऊपर से लॉन्ग रूट लेकर फ्लाई करें। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असल खतरा आसमान में नहीं बल्कि खुद इस एयरक्राफ्ट के अंदर छुपा हुआ है। अब रनवे 15L पर जापान एयर 123 बिल्कुल टेक ऑफ के लिए रेडी खड़ी थी। शाम के 6:12 पर कंट्रोल टावर से क्लियरेंस मिलते ही पायलट ने थ्रस्ट लीवर्स आगे पुश किए, इंजन ने पावर ली और कुछ ही सेकंड्स में ये मैसिव बोइंग 747 स्मूथली रनवे से टेक ऑफ कर गया। शुरू के कुछ मिनट तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, एक परफेक्ट टेक ऑफ, एक रूटीन फ्लाइट। लेकिन फिर सिर्फ 12 मिनट बाद जब प्लेन सगामी बे के ऊपर फ्लाई कर रहा था, अचानक एक जोरदार रहस्यमयी धमाके जैसी आवाज सुनाई दी और उसी पल जहाज के सबसे पीछे टेल सेक्शन में एक बड़ा सुराख हो गया। ये वह मोमेंट था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। जो पैसेंजर्स अभी तक अपने घर जाने की खुशी में एक्साइटेड थे, उनकी यह खुशी एक ही पल में खौफ में बदल गई। जैसे ही टेल में होल बना, केबिन के अंदर जोरदार हवा का प्रेशर घुसने लगा। हर तरफ शोर शराबा मच गया। जो चीजें लूज थीं, वो अचानक तेजी से
से उस होल की तरफ खींचने लगी, जैसे किसी ने उन्हें जोर से खींच लिया हो। ये सब इतनी स्पीड से हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या है। और वो ब्लास्ट की आवाज इतनी ज्यादा और पावरफुल थी कि कॉकपिट तक क्लियरली सुनाई दी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में ये मोमेंट कुछ इस तरह रिकॉर्ड हुआ। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। जैसे जैसे प्लेन ऑल्टीट्यूड गेन करता है, बाहर की हवा पतली होती जाती है और ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जाता है। इंसान इतनी ऊंचाई पर नॉर्मल सांस नहीं ले सकता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एयरक्राफ्ट के केबिन के अंदर आर्टिफिशियल प्रेशर मेंटेन किया जाता है, जो लगभग ग्राउंड के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। सिंपल अल्फाज में समझें तो जब प्लेन 24,000 फीट पर होता है तो बाहर प्रेशर काफी कम होता है, लेकिन केबिन के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। और ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो लगातार केबिन की दीवारों पर अंदर से पुश कर रहा होता है। यानी एयरक्राफ्ट असल में एक प्रेशराइज्ड कंटेनर की तरह होता है, जहां अंदर और बाहर के प्रेशर का फर्क ही सबसे क्रिटिकल चीज होती है। एयरक्राफ्ट का केबिन पूरी तरह एयर टाइट डिजाइन किया जाता है ताकि जो आर्टिफिशियल प्रेशर अंदर मेंटेन किया जा रहा है वो कहीं से लीक ना हो। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब केबिन का कोई छोटा सा हिस्सा भी कमजोर हो। अगर ऐसा हो तो ये जो अंदर का हाई प्रेशर है वो उस कमजोर जगह पर इतना जोर डालता है कि उसे फाड़ देता है और वहां एक सुराख बन जाता है। और जैसे ही ये होता है, केबिन का आर्टिफिशियल प्रेशर तेजी से बाहर निकलने लगता है। इसका सीधा असर पैसेंजर्स पर पड़ता है। ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और लोगों की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। ये सिचुएशन सिर्फ डेंजरस नहीं होती बल्कि सेकंड्स के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग बन सकती है। जापान एयर 123 में भी कुछ ऐसा ही हो चुका था, लेकिन अभी तक कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट्स को असल प्रॉब्लम का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में उनकी बातचीत से ये क्लियर होता है कि वो सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। कभी उन्हें लगा कि लैंडिंग गियर डोर टूट गया है तो कभी उनका शक इंजन की तरफ चला जाता है। यानी उनके पास आवाज तो थी लेकिन क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन रियलिटी इससे काफी ज्यादा खतरनाक थी। प्लेन का फ्यूजलाज का सबसे पिछला हिस्सा पहले ही जहाज से अलग हो चुका था और उसके साथ ही वो रडर को भी अपने साथ ले गया। मतलब एयरक्राफ्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल सिस्टम एक ही पल में पूरी तरह खत्म हो चुका था। फ्यूजलाज की टेल फटने के बाद अब केबिन का प्रेशर मेंटेन रहना लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन इससे भी ज्यादा डेंजरस बात यह थी कि रडर भी साथ ही अलग हो चुका था। और रडर का जाना, इसका सीधा मतलब था कि जहाज अब धीरे धीरे पायलट्स के कंट्रोल से बाहर जाने वाला है। समझने के लिए थोड़ा सिंपल तरीके से देखते हैं। एयरक्राफ्ट की मूवमेंट 3 बेसिक चीजों पर डिपेंड करती है। जब प्लेन साइड से टिल्ट होकर टर्न लेता है उसे रोल कहते हैं। जब नोज ऊपर या नीचे होती है उसे पिच कहते हैं। और जब नोज लेफ्ट या राइट मूव करती है उसे यॉ कहते हैं। यहाँ पर रडर का काम यॉ को कंट्रोल करना होता है, यानी प्लेन की डायरेक्शन को लेफ्ट राइट स्टेबल रखना। अब प्रॉब्लम यह थी, जापान एयर 123 उस वक्त 24,000 फीट पर था और बिना रडर के वो न प्रॉपर्ली टर्न कर सकता था और न ही आगे चलकर लैंडिंग के वक्त रनवे के साथ अलाइन हो सकता था। यानी सिचुएशन धीरे धीरे एक ऐसे पॉइंट की तरफ जा रही थी जहां पायलट्स के पास ऑप्शंस कम होते जा रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बात अभी भी ये थी, दोनों पायलट्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रडर पहले ही निकल चुका है। कॉकपिट में वो सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असल प्रॉब्लम उनसे छुपी हुई थी। उधर प्लेन की हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। अब प्लेन पहले की तरह स्टेबल नहीं रहा था। वो अपने आप लेफ्ट राइट झूलने लगा, एक अनकंट्रोल्ड मूवमेंट जिसे रोकना आसान नहीं होता। ऑटो पायलट ने भी इसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन यह सिचुएशन उसके बस से बाहर थी। नीचे जमीन पर एक शख्स ने जब इस एयरक्राफ्ट की अजीब मूवमेंट देखी तो उसे तुरंत लगा कि कुछ न कुछ सीरियस गड़बड़ है। उसने फौरन कैमरा निकाला और एक फोटो कैप्चर कर ली और उस तस्वीर में सब कुछ साफ नजर आ रहा था। टेल का एक हिस्सा यानी रडर पूरी तरह गायब था। उधर कॉकपिट में कैप्टन को भी अब क्लियरली महसूस हो गया कि मामला सीरियस है। बिना वक्त गंवाए उन्होंने फौरन ट्रांसपोंडर कोड 7700 सेट कर दिया। ये कोड एविएशन में एक यूनिवर्सल डिस्ट्रेस सिग्नल होता है। इसका सीधा मतलब यह था कि अब आसपास के तमाम एटीसी स्टेशंस को यह सिग्नल मिल जाएगा कि जापान एयर 123 एक इमरजेंसी सिचुएशन फेस कर रहा है। अब यह फ्लाइट ऑफिशियली एक नॉर्मल जर्नी नहीं रही थी, बल्कि एक रेस बन चुकी थी, टाइम के खिलाफ और कंट्रोल वापस पाने की कोशिश में। कैप्टन ने तुरंत फैसला लिया कि प्लेन को वापस टोक्यो ले जाकर लैंडिंग करने की कोशिश की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या प्लेन अब भी इतना स्टेबल है कि यह पॉसिबल हो? सबसे पहले कैप्टन ने एटीसी को इमरजेंसी के बारे में इन्फॉर्म किया और टोक्यो वापस लैंडिंग की परमिशन रिक्वेस्ट की। कंट्रोल टावर ने फौरन रिस्पॉन्स दिया
और कैप्टन को 90 डिग्री टर्न लेकर टोक्यो की तरफ वापस आने की इजाजत दे दी। कॉकपिट में टेंशन अब क्लियरली महसूस हो रही थी, हर सेकंड सिचुएशन और ज्यादा हाथ से निकल रही थी। और तभी फ्लाइट इंजीनियर ने एक और खतरनाक अपडेट दिया। हाइड्रोलिक प्रेशर तेजी से ड्रॉप हो रहा है। पायलट्स ने इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ देखा और कुछ ही सेकंड्स में हाइड्रोलिक प्रेशर 0 पर आ गया। यानी अब सिर्फ एक नहीं बल्कि जहाज के लगभग तमाम प्राइमरी कंट्रोल सिस्टम्स फेल हो चुके थे। यही वो मोमेंट था जब कॉकपिट में बैठे तीनों क्रू मेंबर्स को समझ आ गया कि प्लेन अब उनके कंट्रोल से निकल चुका है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, एयरक्राफ्ट के जितने भी मेन कंट्रोल्स होते हैं जैसे एलरॉन्स, एलिवेटर्स और फ्लैप्स, इन सब को मैन्युअली हिलाना इंसान के बस की बात नहीं होती, खास तौर पर जब प्लेन हाई स्पीड पर हो और सामने से तकरीबन 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की एयर फ्लो आ रही हो। इसीलिए इन कंट्रोल्स को मूव करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम यूज होता है जो पावरफुल प्रेशर के थ्रू इन सरफेसेस को स्मूथली ऑपरेट करता है। लेकिन जापान एयर 123 के साथ जो हुआ वो यहाँ सब कुछ बदल देता है। जब टेल सेक्शन फटा तो सिर्फ स्ट्रक्चर ही डैमेज नहीं हुआ बल्कि उसके साथ कुछ हाइड्रोलिक पाइप्स भी फट गए और जैसे ही ये हुआ पूरा हाइड्रोलिक प्रेशर धीरे धीरे लीक होते होते 0 हो गया। अब सिचुएशन ये थी, कॉकपिट के अंदर जितने भी कंट्रोल्स थे वो सिर्फ देखने के लिए रह गए थे, जैसे कोई शोपीस हो जिसका प्लेन पर अब कोई असर ही नहीं था। 24,000 फीट के अल्टीट्यूड पर अब जापान एयर 123 एक के बाद एक प्रॉब्लम्स का शिकार हो चुकी थी। केबिन का प्रेशर खत्म हो गया था, ऊपर से ऑक्सीजन मास्क्स ऑटोमेटिकली निकल आए और हाइड्रोलिक फेलियर की वजह से प्लेन के कंट्रोल्स लगभग बेकार हो चुके थे। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक चीज अब शुरू हो रही थी। लो प्रेशर की वजह से पैसेंजर्स और पायलट्स दोनों को हाइपोक्सिया होने लगा। हाइपोक्सिया का मतलब होता है जब बॉडी को काफी ऑक्सीजन नहीं मिलती। इस कंडीशन में इंसान कंफ्यूज हो जाता है, सही डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, मूवमेंट्स स्लो हो जाती हैं और कुछ केसेस में बंदा बेहोश तक हो सकता है। यानी सिर्फ प्लेन ही कंट्रोल से बाहर नहीं जा रहा था बल्कि उसमें बैठे लोगों की सोचने समझने की एबिलिटी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब हर सेकंड क्रिटिकल हो चुका था और सिचुएशन हर तरफ से और ज्यादा डेंजरस होती जा रही थी। अब जापान एयर 123 इतनी बुरी तरह रोल मूवमेंट कर रही थी कि पैसेंजर्स के लिए ये एक डरावना एक्सपीरियंस बन चुका था। जहाज कभी एक तरफ झुकता कभी दूसरी तरफ। कॉकपिट में अब सिचुएशन यह थी कि पायलट्स के पास लगभग कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं बचा था, सिर्फ इंजन्स के कंट्रोल्स उनके पास रह गए थे। कैप्टन ने तुरंत एक रिस्की लेकिन स्मार्ट डिसीजन लिया। उन्होंने सिर्फ इंजन पावर को यूज करके प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू की। टेक्निक सिंपल थी लेकिन एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल। अगर उन्हें प्लेन को राइट टर्न करवाना होता तो लेफ्ट साइड के इंजन्स की पावर बढ़ा देते और अगर लेफ्ट टर्न चाहिए होता तो राइट साइड के इंजन्स को ज्यादा थ्रस्ट दे देते। इसी तरह रोल कंट्रोल के लिए जब जहाज राइट साइड पर झुकता तो पायलट्स राइट इंजन्स की पावर एक स्पेसिफिक वक्त तक इंक्रीज करते ताकि प्लेन वापस सीधा हो सके। ये कोई नॉर्मल फ्लाइंग नहीं थी, ये एक ऐसी स्ट्रगल थी जहां पायलट्स सिर्फ इंजन्स के सहारे एक बेकाबू प्लेन को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। इसी टेक्निक को यूज करते हुए पायलट्स ने धीरे धीरे रोल मूवमेंट पर काफी हद तक कंट्रोल पा लिया। अब उनका सिर्फ एक ही मिशन था, जहाज को किसी तरह वापस टोक्यो लाकर लैंड करवाना। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी स्टेप था, उन्हें प्लेन को जमीन के करीब लाना था ताकि केबिन में प्रेशर थोड़ा इंप्रूव हो सके और सिचुएशन मैनेजेबल हो। नॉर्मल कंडीशंस में ये काम एलिवेटर्स के जरिए होता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि हाइड्रोलिक फेलियर की वजह से एलिवेटर्स बिल्कुल बेकार हो चुके थे। अब कैप्टन ने एक अनएक्सपेक्टेड आइडिया दिया, लैंडिंग गियर डाउन करो। लैंडिंग गियर जब खुलता है तो वो हवा के अगेंस्ट एक्स्ट्रा ड्रैग क्रिएट करता है जो प्लेन की स्पीड को कम करता है और उसे नीचे आने में मदद दे सकता है। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी, लैंडिंग गियर भी नॉर्मली हाइड्रोलिक सिस्टम से ऑपरेट होता है। फिर भी कैप्टन ने रिस्क लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि लैंडिंग गियर को अपने वेट के जरिए ग्रेविटी से ही डिप्लॉय किया जाए और हैरानी की बात यह है, लैंडिंग गियर वाकई खुल गया। इस क्रिटिकल सिचुएशन में ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन अभी असली चैलेंज बाकी था। शाम के 6:40 पर जापान एयर 123 ओत्सुकी के ऊपर एक बड़ा सा सर्कुलर टर्न लेता है और धीरे धीरे अपनी हाइट 24,000 फीट से 13,500 फीट तक ले आता है। ये पायलट्स के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। जैसे ही प्लेन नीचे आया, केबिन के अंदर प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बेहतर होने लगा। पैसेंजर्स को भी हल्की सी राहत महसूस हुई, लेकिन खतरा अभी भी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था। अब उन्हें यहाँ से राइट टर्न लेकर टोक्यो की तरफ जाना था। प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ इंजन कंट्रोल्स के जरिए प्लेन को टर्न करना अब भी बहुत मुश्किल हो रहा था। न चाहते हुए भी अब प्लेन जापान के पहाड़ी इलाके में दाखिल हो चुका था। कम एल्टीट्यूड पर बिना प्रॉपर कंट्रोल्स के प्लेन को टोक्यो की तरफ मोड़ना अब लगभग नामुमकिन लग रहा था। हर तरफ पहाड़ थे और जहाज किसी भी वक्त उनके बिल्कुल करीब आ सकता था। कॉकपिट में टेंशन अपने पीक पर थी। शाम के 6:48 पर कैप्टन की आवाज रिकॉर्ड हुई, राइट टर्न करो, आगे पहाड़ है।
ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं था, यह एक डेस्परेट कोशिश थी प्लेन को किसी तरह तबाही से बचाने की। लेकिन शायद सिर्फ इंजन कंट्रोल्स के सहारे इतने शार्प और मुश्किल टर्न्स लेना मुमकिन नहीं था। कॉकपिट में अब एक के बाद एक अलार्म्स बज रहे थे, हर तरफ वार्निंग साउंड्स, हर सिस्टम जैसे मदद के लिए चीख रहा हो। ना चाहते हुए भी जहाज अब टोक्यो से काफी दूर माउंटेन रेंज के ऊपर सिर्फ 6,800 फीट की हाइट पर आ चुका था, यानी अब ग्राउंड डेंजरसली बहुत करीब आ गया था। शाम के 6:54 पर कैप्टन की आवाज में घबराहट और डेस्परेशन क्लियरली महसूस हो रही थी। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह प्लेन को कंट्रोल में रखा जाए। और फिर सिर्फ 2 मिनट बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में कुछ ऐसी आवाजें रिकॉर्ड हुई जो इस कहानी का सबसे दिल हिला देने वाला पल बनने वाली थी। आखिर वो पल आ ही गया जिसका डर शुरू से था। जापान एयर 123 जब टर्न लेने की कोशिश कर रहा था तो कम एल्टीट्यूड की वजह से वो सीधे एक पहाड़ से जा टकराया। इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि सब कुछ एक ही पल में खत्म हो गया। इस हौलनाक हादसे में सिर्फ 4 लोग जिंदा बच सके जो केबिन के सेंटर के लेफ्ट साइड पर बैठे थे। बाकी तमाम पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स इस ट्रेजेडी में जिंदा नहीं बच सके। ये सिर्फ एक क्रैश नहीं था, ये एविएशन हिस्ट्री के सबसे दिल दहला देने वाले हादसों में से एक बन गया। जांच ने इस ट्रेजेडी का रियल रीजन धीरे धीरे सामने ला दिया। पता चला कि 7 साल पहले लैंडिंग के दौरान इसी एयरक्राफ्ट की टेल रनवे से टकरा गई थी। इस इंसिडेंट के बाद जहाज को कई हफ्तों तक ग्राउंड पर रखा गया और बोइंग के टेक्नीशियंस ने इसे रिपेयर किया। लेकिन यहीं पर एक गलती हो गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि टेल के अंदर जो स्प्लाइस प्लेट लगाई गई थी वो सही तरीके से इंस्टॉल नहीं की गई। ये एक ऐसी छोटी लगने वाली मिस्टेक थी जो वक्त के साथ एक टाइम बम बन गई। कैलकुलेशन के मुताबिक ये फॉल्टी रिपेयर सिर्फ 11,000 प्रेशराइजेशन साइकिल्स तक सेफ रह सकती थी। लेकिन जापान एयर 123 इस हालत में पहले ही 12,500 साइकिल्स कंप्लीट कर चुका था, यानी जहाज अपनी सेफ लिमिट से काफी आगे निकल चुका था। और फिर किस्मत से उसी दिन उसी फ्लाइट पर यह स्ट्रक्चर और प्रेशर आखिरकार बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक छोटी सी पुरानी गलती एक मैसिव डिजास्टर में बदल गई।